नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। शुरुआत करेंगे आज की अपनी स्ट्रेट टॉक की। तो क्या फेयर रिफॉर्म होगा और फर्जी मतदाताओं पर नकेल कसी जाएगी, यही हमारा आज का मुद्दा, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत ही अहम फैसला किया है। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का कुछ सवाल है हमारे। हम चाहते हैं कि पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही इन सवालों को और इन फैक्ट्स को रखें। उसके बाद हम कुछ चुनिंदा जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी बयान, उनकी भी बातचीत को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके ज़रिए इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग असल में रिफॉर्म की कोशिश कर रहा है या फिर ये जो कोशिश है वो अंधेरे में तीर चलाने की तरह है। तो ये देखिए आपके सामने जो हम एक ग्राफिक्स रख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग का बड़ा फैसला है। आधार कार्ड से जो है लिंक किया जाएगा वोटर आईडी को। फेयर इलेक्शन की दिशा में ये बड़ा प्रयास होगा और वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवालों का इससे हल निकल जाएगा। विपक्षी दलों की चिंताओं का समाधान होगा। क्या चुनाव आयोग का ये ताज़ा प्रयास दर्शाता है कि महाराष्ट्र हरियाणा में हुए जो मतदान थे उस पर जो आरोप हैं वो सही थे? एक जो तर्क है विपक्ष के दल ये भी दे रहे हैं। और क्या ये एक देश एक चुनाव की तैयारी जैसी भी हो सकती है? इस तरह की भी बातें और अटकलें लगाई जा रही हैं और तकनीकी जो चुनौतियां हैं उस पर बातचीत शुरू होने की बात कही जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। तो हम इन सवालों को अपने दर्शकों के सामने रख चुके हैं, लेकिन कुछ जो नेता हैं, कुछ जो दल हैं जो लगातार चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें फर्जी मतदान हो रहा है या फिर जो अचानक से कुछ मतदाताओं को लिस्ट से गायब कर दिया जाता है या नए मतदाता जोड़ दिए जाते हैं और ये नए मतदाता 1-2 हज़ार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सामने कैसे आ जा रहे हैं। तो क्या हासिल करना चाहता है चुनाव आयोग वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करके? इसकी स्पष्टता की भी मांग विपक्षी दल कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव गोदारा जी, जो कि पॉलिटिकल और लीगल एक्टिविस्ट हैं, और मुकुल त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत मुकुल सर मैं आपसे ही करती हूँ। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट को लेकर बवाल हो रहा है। जहां कहीं विधानसभा चुनाव है या फिर लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह की चिंताएं विपक्षी दलों के सामने आई थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इसे सिरे से नकार दिया गया है। तो प्रथम दृष्टया क्या ये चुनाव आयोग का ये प्रयास दिखा रहा है कि उन चिंताओं को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी जो है अपनी नोट दे दी है, यानी कि ये चिंताएं मौजूद है, हकीकत में हैं? मुकुल सर। सभी दर्शकों और नेहा जी आपको, को पैनलिस्ट हमारे राजीव जी को मेरा नमस्कार जी। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि जब ये स्वैच्छिक है, मतलब अगर आप इसको लिंक कराना चाहे तो ही करा सकते हैं, अदरवाइज कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें फिर हो हल्ला किस बात का है और इतनी जल्दबाजी किस बात की है? इसका कारण आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, आधार कार्ड जो है वो टोटल 1.31 CR, मतलब 132 करोड़ आधार कार्ड इनके का डाटा इनके पास है और उसमें से तकरीबन 64 करोड़ के आसपास सर्टिफाइड है। और वहीं पे अगर आप वोटर आईडी कार्ड की बात करें तो 92 CR के आसपास वोटर आईडी कार्ड जी, 94 या 92 है, मैं थोड़ा सा मिस हो रहा हूं। तो आप इतनी बड़ी संख्या इन दोनों को मैच करने के बाद लिंक करना, और लिंक भी आपके विवेक पे है कि जो पर्टिकुलर आदमी है, मैं हूं, अगर मैं नहीं कराना चाहता तो मैं नहीं कराऊंगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पर्सनल हम लोग की चीजें होती हैं, जो हमारे आधार कार्ड से बैंक सारे, हमारा पैन कार्ड, सब कुछ उससे अटैच है। अक्सर देखा गया है कि जो आधार कार्ड जब लीक आपका किसी के पास जाता है, फोन नंबर से ही लिंक के लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह के फ्रॉड होते हैं। इनके ऊपर किस तरह से कैसे अंकुश लगाएंगे ये लोग? कानूनी पहलू तो देखिए 66 के आसपास ये है आधार कार्ड के नंबर इनके पास तो आ चुके हैं। आधार कार्ड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 60 एग्जैक्ट आंकड़ा 66.23 है।
अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, जब उन्होंने इस पे रोक लगाई थी, तो उसमें यही कहा गया था कि ये भाई एक आपका इंडिविजुअल है और जानकारी जो इसमें जुटाने के लिए जो फॉर्म लागू किया था, उससे इस बात का पता ही नहीं चलता था कि मतलब इसकी वजह जरूरत क्या है। आप जो फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं, फर्जी वोटर तो अभी भी, जैसे आपने पहले कहा, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में 2 लाख वोट पड़े, दिल्ली में तो एक सांसद के जहाँ 3 वोटर आईडी कार्ड थे, वहां 33 निकल गए। तो जो पिछली पुरानी जो विपक्ष का जो एक सवाल था कि इसकी जांच क्या हुई, इस पे चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है, खामोश है। तो इतनी हड़बड़ाहट, बेसिक सवाल उठता है, इतनी हड़बड़ाहट। अगर इसमें वास्तव में जो फर्जी मतदान है रोका जाए तो वेलकम करने वाली बात है, लेकिन अगर वेलकम करने वाली बात है तो आप इसको मैंडेटरी क्यों नहीं करते? और अगर मैंडेटरी करेंगे तो जो मेरी आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज किसी पे नहीं किया जा सकता, कहीं कोई आदमी इसको बीच नहीं कर सकता। इसकी क्या गारंटी है? ये भी तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि वहां से वो चोरी नहीं होगा, पूरा डाटा बेस किया जाता है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में कि इनके जवाब के बाद ही आगे बढ़ा जाए, अदरवाइज ये चीज भी खतरनाक हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अटैच करने के लिए। तो ये लिंकेज जो है उन खतरों को जो है आमंत्रण देगा, जो कि भारत जैसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र जो है, जो छवि है, लोकतांत्रिक छवि है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ राजीव गुदारा भी जुड़े हुए हैं, उनका क्या आकलन है, उनकी क्या समीक्षा है कि ये प्रयास जो है चुनाव सुधार की दिशा में एक प्रयास है या फिर ये अंधेरे में तीर छोड़ने जैसा है तमाम आरोपों और शिकायतों के बीच में चुनाव आयोग की तरफ से। ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो क्या ये फर्जी मतदान पर फेयर रिफॉर्म है? ये सबसे बड़ा सवाल आज स्ट्रेट टॉक के दौरान हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजीव गुदारा भी जुड़े हुए हैं। राजीव सर, आप इस प्रयास को कैसे देख रहे हैं? पहले भी ये प्रयास हो चुके हैं, लेकिन कई जगह मैं ये पढ़ रही थी कि चुनाव आयोग ने जानकारी नहीं दी, लेकिन ये कोशिशें तो चल रही थी। राजीव गुदारा सर, क्या नीयत हो सकती है चुनाव आयोग की? देखिए, नीयत को ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा जब तक वो कुछ स्पष्ट तौर पे बोलकर कहते नहीं। अभी और उसके बाद भी ये होगा कि वो बताएंगे एक बात, और जो किया जाएगा उसके इरादे असल में क्या होंगे वो एक दूसरी बात हो सकती है। ऐसा लगातार हमारी संस्थाएं कर रही हैं, उसको हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी एक जो अखबारों में खबरें जिस तरह से आ रही हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रेस नोट वगैरह रिलीज हुआ, उसमें 2 बातें अभी आ रही हैं। एक तो उन्होंने कुछ सजेशंस मांगे जो 30 अप्रैल तक विभिन्न पार्टियों से उन्होंने मांगे जी। तो उसके तक क्या उन्होंने कोई स्पेसिफिक बात भेजी है कि किस चीज के बारे में आपके ओपिनियन मांग रहे हैं? दूसरा, इसका मतलब अभी जो उन्होंने कुछ फाइनल नहीं किया, सुझाव मांगे हैं, तो कुछ उसका अर्थ माना जाना चाहिए कि सुझाव पे काम करेंगे। ठीक है। या फिर अभी बीच में जिस तरह के हालात हैं वो ये भी बताते हैं कि आपसे सुझाव मांगे जाते हैं, परंतु सुझाव मांगे जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि अपना तय जो करना होता है पहले हो चुका होता है और उसी के अनुरूप काम हो रहा होता है। तो उसे भी ध्यान में रखना होगा। और तीसरी बात, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक फॉर्म 6B में अमेंडमेंट करने की जो बात है, इसको अमेंड करके ये कहा जाएगा कि आपको ये स्वैच्छिक है आपके लिए कि आप सूचना दें या ना दें। जो पहले फॉर्म था उसमें शायद इसका आपको पहचान जो है, आपकी UDI नंबर जो है वो बताना है, और उसमें जो स्वैच्छिक की बात है जिसका अभी साथी ने बात की, स्वैच्छिक में है कि आपको कारण बताना है कि आप आधार नंबर किससे लिंक क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। एक तरह से इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अभी जो ऑलरेडी रूल्स हैं, आपको इलेक्टोरल रोल में कहीं नाम दर्ज करवाना है, आप वहां के ऑफिसर के पास जाके अपना नाम दर्ज करवाते हैं और वो पाता है कि आपका वोट पहले से कहीं दूसरी जगह बना है जी। तो वो वहां उस अधिकारी को लिखेगा कि इनका नाम वहां से डिलीट कर दिया जाए, यहाँ बन रहा है। तो आधार से लिंक होने से क्या ये हो सकता है कि आपका वोट फिर एक ही जगह बनेगा और मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी? जो अभी आरोप लगे हैं, जिस तरह की बातें आई हैं, क्या उसका निदान होगा? एक सवाल ये है। परंतु एक बड़ा सवाल जिसका अभी साथी ने जिक्र किया, क्या वोटर की आईडी के साथ क्या होगा, वोटर की प्राइवेसी के साथ क्या होगा इस आईडी को शेयर करने के बाद? जी। तो प्राइवेसी बड़ा कंसर्न है, और इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के राइट को फंडामेंटल राइट मानते हुए, अहम राइट मानते हुए जो फैसला दिया था, जिसमें यह भी कहा था कि आधार को आप कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि हर हालत में आपको बताना होगा। क्या स्वैच्छिक होना, स्वैच्छिक की बात इसलिए की गई है, परंतु जब स्वैच्छिक के साथ आप कारण पूछते हैं तो उसके एक दूसरे मायने हो जाते हैं। परंतु उसमें यह भी है, स्वैच्छिक में आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे पास आधार नहीं है,
अगर आपका ये इस बेस पे आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास आधार नहीं है, तो फिर आप इसको स्वैच्छिक बनाकर और लिंक से जोड़कर क्या करना चाहते हैं? और तीसरी सबसे बड़ी बात इसी के साथ जो जुड़ती है, क्या हमारे देश में अभी इस तरह की व्यवस्था है? अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, इन चीजों को लिंक करके एकदम सबके पास वो सुविधाएं हैं, सब उसको लिंक कर पाएंगे, सबके पास आधार भी होगा। और ये मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि आधार और मोबाइल नंबर दोनों देना है। तो मोबाइल में भी अब देखिए कि क्या मोबाइल नंबर देना है, तो भारत सरकार ने या चुनाव आयोग ने मान लिया है, क्योंकि जानने का तो वजह हो नहीं सकती, मानने की वजह तो हो सकती है कि सबके पास, हर वोटर के पास मोबाइल नंबर तो है। ये जाना नहीं जा सकता, माना जा सकता है। जाना तब जाता जब सबके पास होता। अभी तो आंकड़ा ही नहीं बताता है कितने कम परसेंट लोगों के पास मोबाइल नंबर है। तो इससे ये लगता है कि अभी चुनाव आयोग ने उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया है, वरना इस तरह की बातें ना कर रहे होते। परंतु इसमें एक चुनौती बड़ी सामने जो और आ रही है, प्राइवेसी ब्रीच के साथ साथ, क्या जिनके पास आधार नहीं होंगे, जिनका लिंक नहीं होगा, क्या उनकी पहचान हो पाएगी या उनको चिन्हित किया जाएगा? पहचान मतलब चिन्हित कर दिया जाएगा। और क्या इस तरह से बहुत सारे वो लोग अपना वोट बनवाने में सक्षम ही नहीं होंगे, वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा हो जाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ा सवाल उठेगा। परंतु एक चीज जरूर है कि अभी चुनाव आयोग जो कर रहा है प्रयास, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि हमारे महाराष्ट्र का जो सवाल था उसको रफा दफा करने की कोशिश और उसमें मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है, उसके आंकड़े और डेटा को मिटाने की कोशिश है। अगर उस आरोप के साथ चलते हुए हम बात को समझने की कोशिश करें तो कम से कम इतना तो दिखता है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक स्वीकृति है कि कहीं ना कहीं हमारी लिस्ट में कुछ है जिसको अचानक आधार के साथ जोड़ने के लिए एकदम प्रयास तेज हो गए हैं। ये तेजी क्यों है? तो क्या चुनाव आयोग उतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, उतनी पारदर्शिता के साथ सामने नहीं आ रहा है? वरना तो चुनाव आयोग बिल्कुल अपनी मीटिंग में जो उन्होंने बात हुई, जिन संस्थाओं से बात किया, उसको एकदम निष्पक्ष तरीके से खुले तौर पे बताते और ये भी स्पष्ट करते कि हम इनसे सब स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, उनको किस तरह से विचार करेंगे और तब कोई फैसला करेंगे। तो ये उनकी जल्दी और जिस तरह की अचानक बयान आना और उसका भी उसमें एम्बिग्युइटी का बहुत होना और पारदर्शिता ना होना, ये कई सारी शंकाओं को जन्म देता है। और मुझे लगता है कि अंतिम रूप से हम सब बात तभी कह पाएंगे जब स्पष्टता होगी। जब तक स्पष्टता नहीं होगी तब तक शंकाओं से घिरा रहेगा ये फैसला। ये एक बड़ी बात मुझे लगता है कि रहेगी। मैं मुकुल जी से एक सवाल करना चाहती हूँ, बल्कि समझना चाहूँगी, जिसमें बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये दावा किया है कि पहले जो विपक्ष है वो तो यूपीआई और डिजिटल करण के लिए भी जो है शंकाएं जता रहा था, लेकिन देखिए कितना हम जो है सक्सेसफुल हुए। हमने गांव-गांव तक और दूर दराज के लोगों तक जो है डिजिटल पेमेंट की सुविधा पहुंचाई और सभी जो है भारत के जो नागरिक हैं इसका अधिक से अधिक संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वोटर लिस्ट में भी इससे देखने को मिलेगा। आप इस तर्क से कितने सहमत हैं मुकुल जी? नेहा जी, ये देखिए, मुझे इसके पूरा पॉलिटिकल लगता है कि आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल मतलब आप कहिए बैंक अकाउंट किसी के पास नहीं था 1947 में, आज सबके पास बैंक अकाउंट है। तो ये तो एक समय के साथ परिवर्तन होता है, जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाती है। बट अब वैसे कि हमारा 2001 में जो चीज नहीं थी, आज हम 2025 में उसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक हमारी सुविधा की एक चीज है। जहां तक आप इसको आप कनेक्ट करके जोड़िए, वोटर आईडी ये हमारा अधिकार है। हम क्या, अगर अपनी पहचान को हम कैसे, जो हमारी बेसिकली प्राइवेसी है, प्राइवेसी को आप बीच करेंगे अगर ये पूरा डाटा गायब होता है। क्या कोई ऐसा इनके पास है तो, और वास्तव में जरूरत पड़ेगी इसकी, जहां पे आप डाल सेव कर दीजिए और वहां से फिर कुछ आगे ना जाने पाए। आज आप कहीं शॉपिंग करती हैं, आपका पूरा डाटा आ जाता है, परसों से दूसरे चौथे दिन से आपके पास फोन आना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट उसके। जो इतनी बड़ी आज की डेट में ये व्यवस्था हो गई है कि आप यूट्यूब पे और गूगल पे जो भी सर्च करते हैं प्रोडक्ट, वो कंपनियों के पास जाता है और वो आपकी पूरी एक कुंडली बना लेता है कि आप किन किन चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब इतना हाईटेक हो चुका है मामला, और रोज आप देखते हैं कि आज जिनका 1 करोड़ रुपए ले गए किसी डॉक्टर से 5 करोड़ वो कर लिया। तो अगर ये सब चीजें लिंक हो गई तो आपका तो पूरा आधार से डिपेंडेंट है, आपके पास तो उसमें अंगूठा भी है, सब कुछ आपकी सारी चीजें उसमें। तो ये बहुत बड़ा मतलब कोई भी आदमी हो जिसने अपनी मेहनत की कमाई है और उसको अगर किसी तरह से चोट पहुंचती है तो बहुत बड़ी चीज, ये अच्छी चीज नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जब आपने से, फिर मैं उसी बात पे आऊंगा
कि स्वैच्छिक जब आपने कर रखा है तो इतना हो हल्ला क्यों? हम मना कर देंगे, हमने नहीं कराना, कोई कारण ही नहीं देंगे, कोई जरूरी है कारण देना? मैं कहूंगा नहीं, मेरा मन नहीं जी, मैं अपनी चीजें क्यों करूं? तो क्या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी? और अगर यही चीज है तो पहले, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि उन चीजों को जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तो जाहिर बात है पहले महाराष्ट्र का तो पुरानी कांग्रेस ने मांग की है कि हमें पुरानी जो लिस्ट है, जो एक्चुअल लिस्ट है वो तो दी जाए, जो बड़े हुए वोटर्स हैं उनका भी तो डाटा दिया जाए जी। आप पार्टी डाटा देते कि ये बाकायदा एक व्यवस्था है, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला, जो आप इस चीज पे आ गए आज की डेट में, उसको डाइवर्ट करके कि माइंड डाइवर्ट हो जाए, हम इसके उसमें चला जाए। और 30 अप्रैल तक मांगा गया है कि आप लोग हमको सुझाव दीजिए, सांसदों से मांगा गया है, तो 30 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद इसमें जो भाई कहते हैं अगर फ्लोर पे लाते हैं या राज्यसभा में ले जाते हैं, जैसे भी करते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा और ये इतना आसान मुझे लगता नहीं है कि ये अभी चीजें आसानी से हो पाएंगी। और लास्ट में एक जो इसका राजनीतिक एंगल है उस मामले में, तो ये सीधी सी बात है कि हाल में तृणमूल कांग्रेस ने डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा उठाया था। बिल्कुल बिल्कुल, एपिक नंबर्स का। जी, इससे तमाम प्रमुख दल अपनी चिंता इसमें जाहिर कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग का मकसद यह है कि डुप्लीकेसी को खत्म किया जाए और हर एक वोट वैध, मतलब आप उसको वैध मानिए। इसमें पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी थे, उन्होंने विधायी भाषण में भी बायोमेट्रिक पहचान की खासियत पर बात की थी, लेकिन मामला ये पूरी प्रक्रिया ही जब स्वैच्छिक है और आगे भी स्वैच्छिक रहेगी, तो आयोग को पूरा डाटा कैसे मिलेगा? और जब पूरा डाटा ही नहीं मिलेगा तो डुप्लीकेसी कैसे खत्म हो जाएगी? जी, और जब बायोमेट्रिक की बात आती है तो यूआईडी जो नंबर है, इसके भी जी राजीव सर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लूंगी यहाँ पर, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद राजीव सर यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, उनको भी समझेंगे। लेकिन जहाँ तक बायोमेट्रिक की बात है, आधार कार्ड से जुड़ी इससे कई चिंताएं, इसके बहुत सारे मामले जो है वो सार्वजनिक हैं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं राजीव गोदारा जी के पास। राजीव सर, आप अपनी बात यहाँ पर रखिए, उसके बाद मैं समझना चाहूँगी क्या ये एपिक नंबर से जुड़ी जो चिंताएं थी, जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की डुप्लीकेसी की बात ममता बनर्जी ने उठाई, क्या उसकी दिशा में भी एक प्रयास है? जी नेहा जी, एक तो जैसे मुकुल जी ने बात की प्राइवेसी ब्रीच होने का जो संकट है और उसके जो खतरे हैं, उसको मैं एक इससे थोड़ा हटके जो पिछले दौर की बात कहना चाहता हूँ, जो अभी वर्तमान में बहुत बड़ा इशू बन रहा है। जी, आपको याद होगा पिछले अक्टूबर नवंबर किसी समय की बात है, देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक बात कही थी और मन की बात में उन्होंने जिक्र किया था डिजिटल अरेस्ट का। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास डेटा की चोरी और डेटा की चोरी होने से डिजिटल, जिसको वो कह रहे हैं कि डिजिटलाइज कर दिया हमने और कितना आगे बढ़ गया और बैंक से लेकर खाते खुल गए और सब सीधा पैसा आता है, तो एक तरफ भी अच्छी बातें हैं, इनके बहुत सारी सुविधाएं हैं, परंतु इसको एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखना चाहिए। इससे जुड़े हुए खतरे क्या परिणाम ला रहे हैं वो भी देखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र करना पड़ा और डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है वो डेटा की चोरी होने से और डेटा उपलब्ध होने से ही होता है। अभी मैं कई सारे केसेस जैसे जानता हूँ जहाँ डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं। ये अरेस्ट वाले मामले में कि अचानक किसी को फोन आता है, किसी माँ को फोन आता है कि आपका बेटा फलाने फलाने केस में फंस गया और पुलिस स्टेशन में, और बेटे का नाम भी बताते हैं, माँ को बताते हैं कि वो वहां था और यहाँ फंस गया। अब इतनी जानकारी उसके पास रहती है और वो माँ या पिता, खासतौर पे ये बहुत सारे केसों में आया है कि माएँ जो है उनको फोन किए जाते हैं, वो घबरा जाती हैं कि आखिर मामला क्या है, और उसमें वो वहां बुलाकर पैसे की मांग करते हैं कि पैसा ट्रांसफर कर दीजिए नहीं तो पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा, इस पे डकैती का पर्चा होगा, बच्चे पे रेप का पर्चा होगा, इस तरह फला बातें होती हैं। और ये डिजिटल अरेस्ट का मामला कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया था। अब ये तो बात है, ये डेटा की चोरी हुए बिना और डेटा की उपलब्ध हुए बिना कैसे हो सकता? तो आपको प्राइवेसी को बचाने के लिए, जिसका मुकुल जी ने जिक्र किया, डेटा की चोरी और इतनी सुनिश्चित करना, वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए पहले प्रयास आपको ये करना होगा और फिर आपको बाकी चीजें करनी होगी। अभी तक जो हुआ है उसमें भी खतरे जो इस तरह के आए हैं वो हम सब जानते हैं कि किस तरह के खतरे उसमें निकले हैं। और खतरों के अलावा जो राइट टू प्राइवेसी है, अपने निजता बनाए रखने का जो हक है, वो एक ऐसा मानवीय हक है, ऐसा मूल हक है, ऐसा फंडामेंटल राइट है, उसको आप कैसे हनन कर सकते हैं वो आपको बताना होगा। अब चुनाव आयोग कह सकता है हमने तो स्वैच्छिक बनाया है, परंतु जो स्वैच्छिक बनाते हुए आप उसका कारण पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वो स्वैच्छिकता
कुंद हो जाती है, एक तरह से खंडित हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बड़े सवाल मुझे लगता है कि डेटा के मामले में ध्यान में रखना चाहिए, और उसकी गारंटी किए बिना, बहुत सारी बातें उस पर हुए बिना, कंसल्टेशन हुए बिना इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जी, आप भी कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी दिखा रहा है चुनाव आयोग? मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने अभी कहा है, और एक बार पहले तो मीटिंग होने के बाद ही आया कि हम ये कर रहे हैं, अचानक खबरें जिस तरह आई हैं, और 30 अप्रैल तक उन्होंने सुझाव वगैरह मांगे हैं और पॉलिटिकल पार्टियों से मांगे हैं। और मुझे लगता है इस मामले में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है क्यों, देश का हर वोटर तो इसका स्टेक होल्डर है जी, देश का हर एक व्यक्ति नागरिक तो इसका स्टेक होल्डर है। तो वो लार्जर कंसल्टेशन की जरूरत है। अगर आप लार्जर कंसल्टेशन, वाइड कंसल्टेशन नहीं करते हैं और कुछ स्टेक होल्डर से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी की बात दिखती है जी। और सबसे बड़ा जो कंसर्न है सिटीजनशिप का, एक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार है, लेकिन जो यूआईडी है, आधार कार्ड जो है वो पहचान पत्र है, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। मुकुल सर, क्या जो है ये ऐसी नाव पर सवारी करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है जिसे पता ही नहीं है कि मंजिल कहाँ है, बस वो मझधार में जिस तरफ लहर बह रही है उसी तरफ बहते हुई दिख रही है। चुनाव आयोग जो नए सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार जी, क्या वो ऐसे ही लहरों के साथ आगे बढ़ रहे, ऐसा दिख रहे हैं? देखिए नेहा जी, एक तो लंबा कार्यकाल है, 2029 में रिटायर होंगे जी, तो अभी जो इनका लंबा कार्यकाल है उसको भी हम लोग को देखना, क्योंकि पहला चुनाव शायद बिहारी आएगा, उससे पहले कोई चुनाव नहीं है जी। और इस तरह की कवायद जब कोई शुरू करती है तो ये देश के इतिहास में लिखा जाता है कि इस तरह की कोई हुआ था, एक बदलाव हुआ था और उसको ऐसे ऐसे जोड़ा गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले ही कह चुका है, 26 सितंबर 2018 को आधार लेकर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा किसी सेवा के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में इसको जोड़ना, फिर क्या पीआईएन होगी, फिर क्या लोग जाएंगे हायर बेंच में जाएंगे, और अगर मान लीजिए संसद से पास भी होता है तो उसके बाद भी ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो सुन ही सकती है, शायद राजीव जी बेहतर बताएंगे जी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनती है और उसके बाद जो फिर वही आता है प्राइवेसी वाला बात, क्योंकि पूरा सब कुछ या तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसा आपके साथ कुछ फ्रॉड नहीं होगा जी। अगर जो अभी राजीव जी कह सके कि डिजिटल अरेस्ट और ये सब, और रेगुलर हमारे आपके सबको फोन आ चुके हैं, मुझे भी फोन आए हैं, लेकिन हम बच गए जी। जी, आपने सही कहा कि जब प्राइवेसी जिसकी सबसे बड़ी चिंता आप भी जता रहे हैं, राजीव जी भी जता रहे हैं, सरकार को इससे कितना लेना देना है? जिस ऑप्शन के साथ एक सवाल का जोड़ देना कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्यों, इससे साफ ये पता चल रहा है कि सरकार को नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार से कोई लेना देना नहीं है शायद। मुकुल सर पहले आप, फिर मैं राजीव जी की भी टिप्पणी लूंगी जी। देखिए, अगर वो उसमें एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं बनवाना चाहते, तो उसमें लिख सकते हैं कि मैं नहीं देना चाहता हूं, मैं स्वेच्छा से नहीं देना चाहता हूं, मैं यही लिखूंगा, मैं अपना फाइनेंशियल थोड़ी लिखूंगा जी, मैं अपना कारण क्यों बताऊंगा। पर इस तरह की अवेयरनेस आप कितने मतदाताओं में देख पाएंगे? अगर मैं दूर दराज के या फिर जो उन माइग्रेंट वर्कर्स की भी बात हो रही है, खैर ये एक अलग जो है पहलू है इस पूरे बहस का, कि माइग्रेंट वर्कर्स को जो है मतदान का अधिकार दिया जा सकेगा जी। जी, एक्चुअली राहुल गांधी इसको पहले ही एक्सपेक्ट ट्वीट कर चुके हैं जी। उन्होंने ये उसमें कहा था कि भाई डुप्लीकेट आईडी से जुड़ गया, मान लीजिए अगर आधार कार्ड डुप्लीकेट वोटर आईडी से जुड़ गया तो गरीब लोगों को लिंक प्रोसेस करने में दिक्कत आएगी। उन्होंने ये भी कहा चुनाव आयोग को तय करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने वोट से वंचित ना रहे। उन्होंने मांग की थी कि लोकसभा में महाराष्ट्र को लेकर वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने और नाम जो जोड़ने और हटाने, उनके मुद्दे पर क्यों नहीं ये ध्यान देते और वो लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे जी। तो आप समझिए कि अगर मेन मुद्दा जो अभी चल रहा है उसको तो आप साइड बाय साइड कर रहे हैं, तो ये नई बहस को आप लेके चले आए हैं कि आप पिछला भूल जाएंगे। तो ये चीज बड़ी खतरनाक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ये निकल कर सामने आ रहा है मुकुल जी, कि ये चुनाव आयोग सभी दलों की राय और सुझाव 30 अप्रैल तक चाहता है, लेकिन विपक्षी दलों की चर्चा की मांग सरकार सदन में नकार देती है। तो सुझाव भी चाहिए लेकिन चर्चा से दूर भागती सरकार दिख रही है। तो मुझे स्पष्टता जो है इसका अभाव है। राजीव सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इंटेंशन क्या फिर से यहाँ पर साफ हो रही है कि सरकार जो करना चाहती है वो कर रही है, सुझाव तो सिर्फ दिखावे के लिए मांगे जा रहे हैं? अनया जी, एक तो आपने जो सवाल किया उस पर कोई दूसरा पलट के सवाल कर सकता है कि सुझाव जो मांग रहे हैं या चुनाव आयोग मांग रहा है, जो एक स्वायत्त संस्था है, सरकार नहीं मांग रही, तो सरकार से क्यों तवक्को करते हैं कि जो चुनाव आयोग कर रहा है उसे सरकार का फैसला क्यों मान रहे हैं आप? वो तो स्वायत्त संस्था है।
अब कहने को तो है ये, इसमें कोई शक नहीं जी। परंतु व्यवहार में और जो हमारे अनुभव हैं पिछले दौर के, वो उस फैक्ट को चुनौती देते हैं, उस फैक्ट पे वो काफी सारे उसको धूमिल कर देते हैं एक तरह से ना। वो एक बड़ा सवाल है, उसको ध्यान में रखना चाहिए जी। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने अपनी जो मीटिंगें की वो लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से उनके साथ मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया है जी। इस संदर्भ में जब उन फैसलों को जो इनकी अभी तक मीटिंग्स हुई हैं उनको ध्यान में रखें तो आपका सवाल एकदम वाजिब बन बैठता है जी। कि सरकार जब उनके साथ, ये चुनाव आयोग के साथ बैठक कर रही है तो अपनी इस बात के बारे में क्या कह रही है। जो सरकार संसद में चुनाव सुधारों को लेकर, इलेक्टोरल रोल को लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहती, वो फिर कह रही चुनाव आयोग के सामने आधार कार्ड से जोड़ा जाए, ये इतना बड़ा प्रश्न, इतना बड़ा देश में हल्ला नहीं है इस बात को लेकर। इसके एवज में एक दूसरी बात बड़ी है, जैसे एक तो भी महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की बात हुई, मांग हुई, चुनाव वहां संसद में चर्चा की बात हुई। इसके अलावा ईवीएम को लेकर जो सवाल है, ईवीएम को लेकर जो एक्सपर्ट्स ने, जो पार्टियों ने कहा कि हम मिलकर आपको बताना चाहते हैं, आप सुनने का मौका दीजिए, उनको महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो नए चुनाव आयोग आ गए, मुख्य नए चुनाव जो चुनाव आयोग में नए हैं, अभी आ गए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की एक टीम ने की, एक कमेटी ने की, जिसमें विपक्ष के नेता ने अपना असहमति दिया था। जी जी। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तब फिर उनका वास्तव में सरकार का और चुनाव आयोग का किस तरह का संबंध है, उनकी स्वायत्तता कितनी गहरी है और कितनी सही है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जब हम इसको समझते हैं फिर समझ में आता है कि सरकार के और चुनाव आयोग के बीच में क्या कोई सांझ है, क्या कोई ऐसा कम्युनिकेशन है, और उस कम्युनिकेशन के माध्यम से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही है। संसद देश की चुनाव आयोग से, सरकार से इन सबसे बड़ी है, वह खुली क्यों नहीं होती, और पारदर्शिता जो चुनाव आयोग जो लिस्टें बनाई, जिसपे चुनाव करवाया, उसे प्रोवाइड नहीं करवा सकता, वो चुनाव आयोग इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहा है। रही बात डुप्लीकेसी की, अभी भी कोई डुप्लीकेसी का क्या कारण है। अगर आप वोट बनाते हुए कोई ना कोई पहचान ले रहे हैं और आप वोट करते हुए निशान भी लगा रहे हैं, आप उसमें फोटो लगाने की बात करते हैं, तो आखिर कौन सी वजह है। अब बात रहेगी कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो वोट बनवा सकेंगे। अब आपको ये भी करना है, आपको देखना ये कि बहुत सारे लोग आपको वो मिलेंगे जिनका आधार कार्ड एक जगह उन्हें इसलिए चाहिए। मान लीजिए मैं एक शहर में रहता हूँ, मुझे आपने 20 जगह कंपल्सरी कर दिया है, मेरे बैंक अकाउंट से आपको आधार जोड़ना है, तो मुझे आधार तो मैं जहाँ रहता हूँ वहां बनाना है। मैं अपने गांव से, देहात से, अपने शहर से दूर आके काम करता हूँ कहीं, मुझे वहां आधार चाहिए, क्योंकि आपने इतनी सारी मजबूरियां पैदा कर दी हैं कि मुझे वहां का आधार नहीं है, तो मैं स्कूटर खरीदूंगा, उसकी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी। बहुत सारी जो लाभकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा जहां मैं रह रहा हूँ। जी, यहाँ तो हालत यही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़िए। सरकार धीरे धीरे जिस तरह की चीजों से जोड़ती जा रही है, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के स्कूटर के आरसी बनाने के लिए अगर आप कहते हैं कि आधार जोड़िए, तो वो मेरे लिए लाभकारी क्या है, मैं पैसा दे रहा हूँ उसका रजिस्ट्रेशन का, पर आपने मजबूरी कर दी है तो मुझे यहाँ बनाना पड़ रहा है। और मैं चाहता हूँ मेरा अपने गाँव से जो जुड़ाव है, मैं जहाँ का प्रतिनिधि जैसा चुनना चाहता हूँ, वो मैं अपने गाँव देहात में करना चाहता हूँ, तो मैं वोट वहां रखना चाहता हूँ। तो अब आप इसको कैसे डील करेंगे। तो क्या प्रवासी मजदूर जिनके बात कर रहे हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहते हैं कि आप छीनना चाहते हैं। और आप ये ध्यान रखिए, बिहार में भी एक यात्रा शुरू हुई है, पलायन विरोधी यात्रा, रोजगार दीजिए, पलायन रोकिए। यानी बिहार से और उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्यों से भारी मात्रा में युवाओं को रोजगार ना मिलने की वजह से रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। तो जो रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं, उनके वोट का अधिकार आप क्या करना चाहते हैं। क्या जहाँ उनका ये आधार कार्ड है वहां जाकर वोट बनवाए वो, और अपने गांव से, अपने देहात से, अपने और क्या इतना फिल्टर जो है चुनाव आयोग इतना केपेबल है, जो कि चुनाव के बाद जो कुछ सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग की जाती है तो ये कहकर इनकार कर दिया जाता है कि इससे छेड़छाड़ जो है की जा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है लौटेंगे। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस बहस को आगे समझने की कोशिश जारी रहेगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और सीधे दर्शकों को मुकुल जी के पास लेकर चलते हैं। मुकुल जी, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कुछ जानकार ये भी चिंताएं जता रहे हैं कि कुछ जो है बहुत ही बुद्धिजीवी मतदाताओं का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, लेकिन वो भी चुनाव आयोग के पास जाकर जो अपनी शिकायत या फिर उसका समाधान करने की कोशिश करते नजर नहीं आते हैं। ये मौजूदा चुनाव आयोग की कार्यशैली है।
ऐसे में आधार को वोटर आईडी से लिंक करना और फिर अगर वोटर लिस्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है तो क्या ये समझे कि ये अगला स्टेप है चुनाव आयोग का? कथित रूप से मैं उस आरोपों को जो है सही मान लेती हूँ, उस स्थिति में क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के पास एक जितनी बड़ी टीम है वो शायद विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है और वो सच भी है जी। तो ऐसे में ये बताइए कि अगर मैं लखनऊ में बैठा हूं और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां का जो लोकल एक बीजेपी के जो लोग हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है, समाजवादी पार्टी और ये दो ही सक्रिय हैं और कोई है भी नहीं जी। तो जाहिर बात मेरे पड़ोसी, मेरे यहाँ का जो पार्षद है और अगल बगल के जितने लोग हैं वो मेरी मानसिकता से बखूबी परिचित होते हैं। बिल्कुल। और वो पूरा जाहिर बात है, ये पूरा एक नेक्सस होता है, उसके बाद ही जो वोट कटने की प्रक्रिया होती है कि कौन से मोहल्ले में कितने लोग किसकी तरफ है। इसको अगर कोई आदमी ढूंढने पे आ जाए और खासकर जब आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, पैसा है, तो इट विल टेक हार्डली 1 डे। आप एक दिन में सब पता कर लेंगे अगर आप मेरे पीछे लगेंगे कि इस एरिया में कितने लोग हमारे हैं। वोटिंग बूथों पे पता करती है कि यहाँ पे कितना, इस मत केंद्र में जो था उसमें कितने वोट किसको पड़े, ये सारी चीजें एकदम क्लियर रहती है। तो जाहिर बात है, आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव हो चाहे गांव में हो, अक्सर होता है कि जब पंचायत चुनाव होते हैं उसके बाद लड़ाइयां, हत्याएं सब शुरू हो जाती है क्योंकि सब खुल के सामने आते हैं कि पैसा हमसे लिया था, वोट किसी और को दे दिया। तो में बड़ा खतरा रहता है कि ये जो कटने वाला मामला है और जोड़ने वाला मामला है, जोड़ने वाला तो अभी नया आया कि इतनी भारी तादाद में एक बिल्डिंग में 7,000 लोग जुड़ जाते हैं, बाद में पता चला वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। और जो कटने वाला मामला है, जो आदमी कसम खा के बैठा है कि अब की बार मैं वोट दूंगा और पता चला उसका वोटर आईडी, उसका नाम ही कट गया वहां से। तो ऐसी इससे क्या चुनाव आयोग ये कंफर्म करेगा कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा और जितने मतदाता है सबको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। हम उसकी बात नहीं करते कि चलिए आप उसमें लिंक कराएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब आज जितने वोटर आईडी कार्ड है क्या उतने वोट पड़ रहे हैं? उसमें से अगर 20%, 30% नहीं भी आते वोट देने, हमारा 60, 67, 70% अगर वोटर वो जाता है, लेकिन आप सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग सामने आए, चुनाव आयोग जो जैसे अभी राजीव जी ने बताया कि सारी जितनी अगर हमारे पास या जो इंडिया के जितने लोग हैं जो एक भारत के नागरिक है उनसे भी तो मांगे। डिफरेंट समूह है, डिफरेंट है, इट विल टेक टाइम। 2015 से चल रहा है नेहा जी। और ऐसे में मैं यहाँ पर एडीआर का नाम लेना चाहूंगी। एडीआर जैसी जो संस्था है, क्या उनसे भी संपर्क करने की, जितने भी शेयर होल्डर्स है, हर एक मतदाता जिसका भारत के मतदान पर, भारत के लोकतंत्र में जो योगदान है, सबका अधिकार है अपना सुझाव देने का। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या उन सबसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा? वैसे लग नहीं रहा कि किया जाएगा। नहीं, ये सरकार नहीं करेगी। ये सरकार तो संसद में चर्चा भी करने को तैयार नहीं रहती है, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन आप खुद सोचिए, एडीआर या इस टाइप की करना चाहिए क्योंकि ये किसी सांसद और उससे मतलब नहीं है। आप आज सत्ता में है, हो सकता है वो कानून पास कर दे जो रेस्ट ऑफ आपको मिले 36% वोट, बाकी जो वोटर है वो आपके खिलाफ थे और वो बड़ी संख्या में आपसे, शायद आप सत्ता में बने ही लेकिन उनकी संख्या आपसे ज्यादा है, वो नहीं चाहते। तो इसके लिए तो एक व्यापक होना चाहिए। और 10 साल हो गए नेहा जी, 10 साल हो गए। मार्च से अगस्त 2015 तक इन्होंने मतदाता सूची जो इनका शुद्धिकरण वाला एक इनका कार्यक्रम चला था, उसमें 30 करोड़ वोटर्स का आधार से लिंक करने का प्रोसेस किया गया था, लेकिन उस पर रोक लगा दी। फिर 2018 में एक फैसला आया, फिर 2021 में आया, तो ये तो 10 साल से लड़ रहे हैं। तो हम क्या उम्मीद माने कि ये जो अभी इन्होंने 30 तारीख किया है उसमें भी स्वैच्छिक वाला जो क्लॉज है, तो आखिरी उम्मीद क्या सुप्रीम कोर्ट अभी भी बना हुआ है? मुकुल जी, आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं? जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो सभी दलों को बैठा के, जैसे उन्होंने किया था चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, ये सब करने के बाद जनता से भी एक, मैं बिल्कुल सहमत हूं राजीव जी की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट बहुत करोड़ों की, लाखों की संख्या में इसमें टाइम लगेगा सबके सुधार लेने के बाद। फिर उसमें से आप पिक करिए अपनी मंजिल अगर करनी है, तो फिर हमारी भी अपनी मर्जी है कि हम उसको लिंक कराएं कि ना कराएं। जी, मर्जी करेंगे। और अगर आपको जो सवाल पूछा गया उसका सही उत्तर जो है चुनाव आयोग को नहीं मिला तो वो मर्जी भी चला सकते हैं। राजीव सर, सुप्रीम कोर्ट पर जो है सारी फिर उम्मीदें टिक जाती है भारत के हर मतदाता की। और जब आप शेयर होल्डर की बात करते हैं तो आप किन किन संस्थाओं को, सिर्फ विपक्षी दलों को ही, राजनीतिक दलों को ही नहीं, बल्कि किन किन संस्थाओं को भी अपेक्षा करते हैं कि उनसे सलाह मशवरा किया जाना चाहिए?
नेहा जी, जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद टिक जाती है, तो मुझे लगता है कि सेंटेंस अपनी सही बात नहीं कहता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कितनी टिकती है ये मुझे नहीं मालूम। अनेकों बार वो जो टिका जो था वो उम्मीद शायद नहीं थी, पर रास्ता यहाँ पे वो जो चंदे की बात करना चाहेंगे आप, चंदा और धंधा का जो निकला। मैं वही कह रहा हूँ जी। तो जिसको हम कहते हैं उम्मीद टिकना, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला आया और उसके जांच का आदेश ना देना, तो उम्मीद का क्या हुआ? तो उम्मीद नहीं, एक रास्ता बचता है जी, और उस रास्ते को खोजते हैं, ये देखते हैं कि शायद इस रास्ते से कुछ निकलेगा, वही एक है। परंतु देश का, किसी भी देश का लोकतंत्र जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाएंगे और वहां फैसले होंगे मात्र इससे नहीं चलता। देश की का लोकतंत्र गहरा इससे होता है और चलता इससे है कि वहां की जनता की आवाज को कितना सुना जाएगा जी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आधार कार्ड का जो प्लानिंग आया, आधार कार्ड बना, इसकी पूरी बात हुई, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने इस पे ऐतराज किया था। उन्होंने बहुत सीरियस कंसर्न जताए थे। जिस सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट में ये बात कही कि आप लोक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा कंपलसरी नहीं कर सकेंगे, मैंडेटरी नहीं करेंगे, उस समय भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो प्राइवेसी की लड़ाई राजनीतिक पार्टियों ने नहीं लड़ी, इनसे ज्यादा देश के विभिन्न समूहों ने लड़ी है। और प्राइवेसी की लड़ाई राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा इस देश के नागरिकों की। राइट टू प्राइवेसी हर इंडिविजुअल नागरिक का राइट है, पॉलिटिकल पार्टी का राइट हो ऐसा नहीं है। तो जो राइट जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसके लिए प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जिसका गंभीर सवाल है, उसके स्टेक होल्डर तो नागरिक है। अब विडंबना ये है कि हम सब जानते हैं, जिस देश में सरकार ये कहती हो कि कितने 80% के 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन देंगे, इस तरह की स्थिति हो, तो इस तरह की स्थिति हो, गरीबी इतनी हो, जिस तरह से अभी डिजिटल से के माध्यम से आप और हम बात कर पा रहे हैं और लोग सुन पाएंगे, ये पूरे देश में तो नहीं है, पूरे देश के नागरिक तो स्थिति नहीं है। तो उस हालत में नागरिकों के प्रतिनिधित्व के तौर पे ना सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिकल पार्टियां उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, समाज के अंदर बैठे छोटे छोटे समूह भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हर गांव देहात में, हर मोहल्ले में कोई युवाओं का क्लब है, कोई दूसरा क्लब है, वो भी एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। और समाज का बड़ा वर्ग अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक विभिन्न भूमिका में उनको देखता है। सांसद हमारे एक भूमिका में रिप्रेजेंटेटिव है संसद के अंदर, परंतु समाज का अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह से बात कहते हैं। आप उनको भी सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि जितनी बार भी देश के नागरिकों से पूछा जाता है, हर नागरिक तो राय नहीं देता है, परंतु जो इस बात में गंभीर है, जिनका ये सरोकार है, जो इस जन सरोकार से जुड़े हैं, नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, उनको तो समय देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। और फिर ये सब करने से पहले चुनाव आयोग अपना प्रपोजल बिल्कुल विस्तृत रूप से साफ तरीके से रखे, पारदर्शिता हो, और साथ ही साथ जितने सवाल महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट का हो, चाहे ईवीएम का सवाल हो, और चुनाव की गिनती के समय उठने वाले सवाल, हमें भूलना नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, गिनती, आप चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को ये बताता है शाम को कितने वोट हो गए। ईवीएम चुनाव होता है, डिजिटलाइज अब हो गए हैं, अब 7 बजे बताते हैं कितना % वोट आया, अब रात को 12 बजे बताते हैं कितना % वोट पहुंचा, 2-3 दिन भी लग गए, 4 दिन बाद बताते हैं, 4 दिन बाद आपका वोट 4% बढ़ जाता है। वो कैसे होता है? अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर जनता का आप पे शक और शुबा होना चुनाव आयोग पे वाजिब है, और उससे बाहर आना चुनाव आयोग को होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम चिंताएं जो हैं वो कोई कमज़ोर चिंताएं नहीं है, बल्कि प्रबल चिंताएं हैं और गंभीर चिंताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया, लेकिन एक चिंता तो ये भी है कि ये वही डिजिटल भारत है जहां पर मनरेगा के तहत जो वेतन मिलने में देरी हो जाती है, क्योंकि जो डिजिटलकरण है, डिजिटलाइजेशन है, वो सही से काम नहीं कर पाता है। गरीबों को उनका जो हक है, उनका वेतन, उनकी मेहनत का जो वेतन है, उसको भी मिलने में देरी होती है। ऐसे में जब वोटर राइट्स की बात आती है, वोटिंग राइट्स की बात आती है, तो इस प्रयास को कैसे देखे भारत की जनता, भारत का मतदाता। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे अपेक्षा रहती है फीडबैक हम तक पहुंचाएं। लिखिए हमें info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस टीवी के साथ। नमस्कार।